What is chest medicine? आई एम हैविंग दिस कफ, थोड़ा टाइम आराम रहता है, उसके बाद फिर से चालू होता है. They have something else in the lungs which is non-treatable. लंग्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है, इट इज बेटर इफ यू कंसल्ट विद चेस्ट फिजिशियन रादर देन मेडिसिन वाले बंदे को दिखाते हैं. एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. 10 में से 8 बचने तो होम्योपैथी की. जितना टाइम दवाई लोगे उतना टाइम आराम रहेगा. डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती. और जितना टाइम बंद करोगे देन इट विल अगेन स्टार्ट. सेम इज विद एलोपैथी. वी हैव द डेटा. मैंने ये दवाई दी तो इसका फीवर कम होगा, इसका कफ कम होगा. दैट इज. अगर सर्टिफिकेट कोर्स आता है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. इफ वी ऑल प्रैक्टिस दैट वे तो अच्छा रहेगा. Dr. Jaspreet Singh, you have done your MD in chest medicine. Yes. So, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए what is chest medicine? Is it different from जो अपना नॉर्मल मेडिसिन होता है या दूसरे स्पेशलिटी से कैसे डिफरेंट है? Okay. So chest medicine is a very specialty branch. It is a specialized branch in which we deal with lungs के जो भी symptoms होते हैं specifically. ना कि इट्स नॉट दैट कि कफ हुआ तो सिर्फ एंटीबायोटिक कफ सिरप वाला ब्रांच है ये. इट इज डीपर देन दैट. इसमें हम ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, ILD, ट्यूबरकुलोसिस, वेरियस निमोनियाज, इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस एंड क्रॉनिक लंग निमोनियाज ऑल्सो जो ट्रीटेबल नहीं है, जिनको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ता है ट्रीट करने के लिए. और आजकल जैसे जैसे हम लोग का टाइम बढ़ रहा है तो लोगों के नॉर्मल कफ एंड कोल्ड नहीं है कि वायरल हुआ, एंटीबायोटिक लिया या एंटीवायरल लिया और ठीक हो गए. नहीं, उसके बाद भी they develop lot of cough, they develop wheezing, chest pain, chest tightness. And ये एक ही simple complaint देते हैं कि every month I am having this cough. I take some medication from the pharmacy or from the local doctor. थोड़ा टाइम आराम रहता है, उसके बाद फिर से चालू होता है. तो either they have something else in the lungs which is non-treatable or something is controllable. That controllable disease has to be diagnosed properly. And once they get the truth about it, then they will never fall back towards self-consuming or doctors जो antibiotics देते हैं वो बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा. They will only take certain medications जो उनको काम आने वाला है. That is in just a chest medicine. इसमें हम various lung disorders के साथ साथ हम bronchoscopies, thoracoscopies, foreign body removals, pediatric bronchoscopies ये सब में भी specialize मैं करता हूँ. And मैं ये थाने नवी मुंबई में अपने सर्विसेज केटर करता हूँ पूरी तरह से. जब भी स्टूडेंट से तभी आई थिंक मुझे तो भी एटलीस्ट ये फील्ड के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था. राइट. एंड एज ए स्पेशलिटी आई थिंक उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए क्योंकि इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विथ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे लंग्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है, इट इज़ बेटर इफ यू कंसल्ट विथ अ चेस्ट फिजिशियन रादर देन जैसे अपना नॉर्मल ये सोच रहता है कि अरे मेडिसिन वाले बंदे को दिखाते हैं. Of course, they will diagnose it, they will treat it. Yes. No doubt about it. But जो final details होते हैं, right, उसके लिए after all you need a chest physician. Definitely. So medicine people do a very great job, excellent job in diagnosing such patients. In fact, when they treat these patients, they get better. They are doing the right thing. वो हमारे साथ ही पढ़े हैं, हमने MD की, उन्होंने भी MD की, और हमने एक दूसरे को क्रॉस रेफरेंसेस देते गए. बट उनका डेफिनेटली लोड बहुत ज़्यादा होता है. 40-50 का IPD होता है, रेसिडेंसी के टाइम की बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस में भी उनको वो बहुत केस. तो दे आर बाउंड टू लुक ऑन दी सरफेस एरिया, दे विल लुक इनटू डिटेल्स ऑल्सो, बट सुपर डिटेल्स में जब हम लोग जाते हैं देन वी स्टार्ट डिलिनेटिंग कि ये नहीं लग रहा है, दिस इज समथिंग ऑटो इम्यून, दिस इज समथिंग नॉन TB, दिस इज ईदर कैंसरस विच आई कैन गो बाय एन अप्रोच बाय ब्रोंकोस्कोप. सो हम कुछ ऐसे ऑप्शंस देते हैं जो उन्होंने अपने फील्ड में ऑफकोर्स प्रैक्टिस नहीं किया, बिकॉज हम उसमें 3 साल अपना देते हैं, फेलोशिप्स करते हैं. तो हर एक पैथी एक्चुअली काम करती है, कोई भी क्रॉनिक कफ या क्रॉनिक लंग डिजीज में. द ओनली थिंग इज कि एवरी पैथी हैज टू रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड हर पैथी का जितना टाइम दवाई लोगे उतना टाइम आराम रहेगा, और जितना टाइम बंद करोगे देन इट विल अगेन स्टार्ट. सेम इज विद एलोपैथी. तो वो फैक्टर को जब हम समझ जाते हैं एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी तो बहुत आसान होता है पेशेंट के लिए कि मैं जो कर रहा था पहले वो सही था. तो मेरे तरफ से मैं यही करता हूँ, जब मेडिसिन का पेपर, जनरल मेडिसिन का पेपर आता है या फिर होम्योपैथी का पेपर आता है या आयुर्वेदिक पेपर आता है, तो उनको मैं एक डिफाइन करता हूँ. देखो उन्होंने भी बराबर मेडिकेशंस दी हैं, क्योंकि वो मेडिकेशंस आराम से आजकल गूगल करके उनको भी पढ़ने को आता है, तो हम समझा देते कि ये मेडिकेशंस हैं. समझो आज मैं उनको कोई एंटी एलर्जी दे रहा तो ऑलरेडी किसी मेडिसिन वाले ने दिया होगा, तो उनको सिर्फ कंपेयर करना है, ये सब बराबर है, बट यू नीड द ट्रुथ, यू नीड अ डायग्नोसिस. तो वो डायग्नोसिस के लिए मैं वाउच करता हूँ. तो दैट हेल्प्स अ लॉट.
And since you mentioned about other pathies, there is a very big debate going on. अभी जैसे recently वो होम्योपैथी डॉक्टर्स को कुछ I think एक छोटा कोर्स करके they are allowed to practice allopathy. Right. Which मुझे पता नहीं वो सही है या गलत है, I don't know. So what I feel is that कि हमारे पास ऑलरेडी होम्योपैथ और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं जो जैसे पास आउट्स होते हैं, इंटर्नशिप खत्म करते हैं, तो हमारे साथ वो लर्न भी करते हैं और काम भी करते हैं. इनफैक्ट मैंने इतने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देखा है जो बहुत फास्ट कैच कर लेते कुछ प्रॉब्लम्स को जो हम भी नहीं कभी कभी पकड़ पाते हैं, और हम लोग को वो बोलते सर ये चीज़ आपको शायद मिस हो गई, ये चीज़ इसको होती है, तो हम बोलते हैं राइट हम लोग इस पर भी वर्क करेंगे. एंड इन्होंने भी अपनी पढ़ाई की होती है, इनको भी वही सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके खुद के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमारे भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं. वो पढ़ के जब ये लोग हॉस्पिटल्स में हमारे अंडर काम करते हैं, और हमको पूरा दिन तो हम नहीं रहेंगे, कंसल्टेंट थोड़ा ना पूरा दिन हॉस्पिटल में रहेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो होम्योपैथ आयुर्वेदिक MBBS डॉक्टर्स भी हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, और वो परफेक्ट काम करना और इन्फॉर्मिंग करना एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाता है. अब इसमें नॉर्मली भी होम्योपैथ्स और आयुर्वेदिक्स कभी कभी अपनी मेडिकेशन के साथ एक एंटीबायोटिक, एक कफ सिरप देते ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत है कि अगर वो 6 महीना कोर्स करके एक फेलोशिप जैसा कोर्स करके ही वो लोग सीख लें और उसमें वो लोग प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं, तो पेशेंट्स तो डेफिनेटली गोली खाएंगे ठीक होंगे. हमारे पेशेंट्स जो होंगे बेटर अप्रोचेबल हो जाएंगे ऐसे डॉक्टर्स को जो कम चार्जेस ले रहे हैं ऑफ कोर्स, तो अप्रोचेबल हो जाएंगे, ठीक होंगे. बट उनको जब सिम्टम्स नहीं इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली दे विल ईदर द डॉक्टर विल गाइड यू कि ये स्पेशलिस्ट को दिखाइए, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए, या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, या जनरल मेडिसिन को दिखाइए, या फिर वो खुद ही पेशेंट ढूंढते ढूंढते आ जाता है कि भाई वी नीड अ स्पेशलिस्ट, तो हमने ऑलरेडी ये मेडिकेशंस किया है. व्हाट वी एज मेडिकल फ्रेटर्निटी शुड डू इज कि एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं वो वर्क करता है सबके लिए. इनके लिए वर्क नहीं किया तो हमारा काम है उसको करेक्ट करना और उनको बताना कि हम कुछ अलग अप्रोच लेंगे. एंड ऐसा नहीं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में हमने होम्योपैथी कभी की नहीं है. हर एक बच्चे ने 10 में से 8 बच्चों ने तो होम्योपैथी की. कुछ मैं उसका एग्जाम्पल हूँ. तो होम्योपैथी काम आती है. इट्स लाइक एन इम्यूनोथेरेपी जो एवरी डे हम लेते हैं दवाइयाँ और वो काम आती है. आयुर्वेदा भी बहुत लॉन्ग टर्म दवाई लो तो बहुत हेल्प करती है. बट जहाँ हेल्प नहीं कर पाती तो हम आते हैं उस पोजीशन में. और डेफिनेटली मैं वही डॉक्टर्स को भी उस तरफ से यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा जो होम्योपैथ आयुर्वेदिक से कि एलोपैथी भी जब पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब होती है सारे एलोपैथी पे ट्रस्ट कर बैठते हैं. दैट्स गुड, दैट्स नीडेड. तो होम्योपैथ्स ने खुद भी बोला हम ओपीडी बेसिस की ट्रीटमेंट देते हैं, हम आईपीडी में कुछ कुछ मेडिकेशंस कर सकते हैं. आयुर्वेदा में भी आजकल बहुत कुछ आया, पंचकर्मा आया है, काफ़ी पेशेंट्स को उससे बहुत हेल्पफुल होता है. तो ये चीज़ें साथ में इन्वॉल्व करना अच्छा रहेगा. पेशेंट्स का क्वेरी वही रहता है कि ये दवाई लिया वो दवाई लिया और दोनों को मिक्स किया तो कुछ तकलीफ होगा. तो वी नो कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. वी हैव टू बेटर एक्सप्लेन देम कि दवाई के साइड इफेक्ट्स तभी आते हैं जब आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है. सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, दवाई के साइड इफेक्ट्स हम लोग बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं, बट हर 10 में से 9 लोगों को थोड़ा साइड इफेक्ट होते हैं. राइट. अब एग्जाम्पल है, 10 लोगों को पैन40 दिया, पेंटोप्राजोल दे दिया, लेकिन उसमें से एक आदमी को कभी कभी रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब नहीं कि पेंटोप्राजोल खराब है. तो वो अगर पेशेंट समझ जाए, डॉक्टर समझ जाए तो बहुत आसान होगा यहाँ पे काम करना. इनफैक्ट यहाँ पे मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं हर पैथी के बहुत एक्सेसिबल है, कम पैसों में भी. इनफैक्ट मैं स्पेशलिस्ट होकर अगर मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और क्लिनिक में कर रहा हूँ यहाँ की, तो लोकली तो कॉस्ट उल्टा कम हो जाता है, पेशेंट्स को काफ़ी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है. क्यों मैंने ये पूछा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दोज हु आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी या आयुर्वेदा दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. नहीं, वो लोग तो सही कर रहे हैं. इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग पीपल बिकॉज लाइक यू सेड दे आर इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी. राइट. तो एक पेशेंट को भी एक अच्छा हो जाता है कि यार मैं स्टेप वाइज जाऊं अपने ट्रीटमेंट के लिए. बहुत अच्छी बात है. बट हैविंग सेड दैट, मुझे यार ये जानना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पैथी इटसेल्फ, कि होम्योपैथी आयुर्वेदा, ठीक है, हम लोग कैसे, जो डॉक्टर्स हैं, कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं? वी प्रिस्क्राइब इट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. वी हैव द डेटा कि भाई मैंने ये दवाई दी तो इसका फीवर कम होगा, इसका कफ कम होगा. दैट इज प्रूवन. Right. Now these Ayurvedic pathy and homeopathy जो homeopathy है, they also started some studies which is just like our allopathic studies. But I don't have much information on that. But I would just say कि they have started doing some studies and that are proving for some medications कि ये help कर रहा है. अच्छा. But still patients will only prefer at the end allopathy is more because जहाँ पे condition बहुत खराब होती है या फिर symptoms बढ़ जाते हैं तो allopathy कहीं ना कहीं वहाँ पे help हो ही जाता है.
कुछ पेशेंट्स को होम्योपैथी क्लिनिक्स में भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एलोपैथी की मेडिकेशन दी जाती है। अगर ये कोर्स लॉन्च होता है, लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और प्रिस्क्राइब करते, तो वैसे भी प्रिस्क्राइब कर ही रहे थे, अभी भी प्रिस्क्राइब करेंगे। खाली उन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, पेशेंट्स स्पेशली क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों हमको एंटीबायोटिक्स दिया ना। एक प्राइम एग्जांपल मैं दूंगा, कहीं ना कहीं नए होम्योपैथ और आयुर्वेदा जो आ रहे हैं वो थोड़े स्मार्ट है, पुराने भी हैं जो काफ़ी स्मार्ट है और वो रेफरल प्रॉपर देते हैं कि यही पेशेंट को ये लगेगा। जैसे उनको लगा कि एक दो बार में कंडीशन थोड़ा नहीं मैनेज हो रहा है एंटीबायोटिक से भी और नेबुलाइजर से भी, तो फिर वो रेफर ही कर देते हैं कि भाई आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो। अब मेरे पास पहली बार जब मैं प्रैक्टिस में आया था थाने में, तो मेरे पास एक पेपर आया था, दो बार वो पेशेंट, तीसरी बार मेरे पास आया। अब आइडियली वो डॉक्टर को समझ आना चाहिए। अभी मुझे भी, मेरे पास भी, अगर जैसे मैं अगर चेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डायबिटीज मैनेज करता हूँ, मैं बीपी मैनेज करता हूँ, मैं नेफ्रोलॉजी भी मैनेज करता हूँ, मैं ओवरऑल क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट करता हूँ, बट जहाँ मुझे लगता है कि बस अब इसको एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन चाहिए, तो मैं अपनी फर्स्ट ओपीडी में उनको एक आइडिया देता हूँ कि वी विल डू दिस मेडिकेशंस, बट ऑन द सेकंड इफ यू नॉट इंप्रूविंग और वी हैव सम डिग्री की कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वी विल रेफर यू टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। राइट, सबका नंबर्स वगैरह दे देता हूँ ताकि वो जाके दिखा दें। होम्योपैथी सिमिलरली शुड फॉलो द सेम वे। एंड वो पेपर जो मेरे हाथ में आया था, द स्टोरी, कि इसमें पहला बार उनको एक एंटीबायोटिक दिया गया, दूसरी बार उनको एक लीवोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक दी गई, तो पेशेंट वाज लाइक कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो एट दैट पॉइंट द पेशेंट शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई तुमको इन्फॉर्म कर दिया कि अगर नहीं ठीक हुआ तो एक चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दो। राइट, इससे आपका होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का एट्रिशन रेट कम होगा, पेशेंट बराबर आपका बोलेगा हाँ सर ने बराबर भेजा, या बोल दिया कि किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा दो, जो भी डिजीज हो, और उसमें पेशेंट अच्छा भी हो गया, एंड अगेन द पेशेंट विल टर्न बैक टू द प्राइमरी डॉक्टर। तो इंडिया में ऐसा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एमबीबीएस डॉक्टर्स रहते हैं, काम करते हैं। अगर सर्टिफिकेट कोर्स आता है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल में सीखा हमसे और जो भी हमने सिखाया वगैरह या हमसे अंडरलाइन समझाया, हम CMEs भी लेते हैं तो उसमें भी समझाते हैं, तो उसमें एक आइडिया लिया, अप्रोच लिया, उसके कुछ टेस्ट करवा दिया अप्रोच के, और फॉरवर्ड किया कि चलो आई हैव डन दिस मच, अभी आपको जो ब्रेन में इरिटेशन हो रहा है, जो आपको डिजीनेस हो रहा है, उसके लिए आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के जाओ। एक ऐसा पेशेंट मेरे पास भी आया था रात को, उसने ऑलरेडी 3 मंथ से 1 मंथ में किसी को दिखाया था, फिर उसके बाद उसने खुद से जनरल मेडिसिन को भी दिखाया था, फिर उसने ENT को भी दिखाया था। अब सब डिजीनेस के लिए स्ट्रूजॉन या फिर वर्टिन दे रहे थे। मेरे पास भी आया, तो मैंने बोला ठीक है वर्टिन और नेप्रोक्सन तक मैं दे सकता हूँ, बट मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, इसके बाद आपको एक MRI स्कैन करना ही पड़ेगा, एंड MRI को लेकर सीधा आपको न्यूरो के पास जाना है। MRI नॉर्मल होगा तो भी न्यूरो के पास जाना है, MRI प्रॉब्लमेटिक होगा तो भी न्यूरो। तो दे वेंट, दे डिड एन MRI एंड देयर वाज अ बिग सुपीरियर सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस। तो सेरेब्रल वेन होती है जो गैलन होती है, थ्रोम्बोसिस था, एंड वो इम्पेंडिंग था कि और बैड ना हो जाए। दे वेंट फॉर न्यूरो एंड गॉट एडमिटेड। शायद वो रात को मैंने अगर वो नहीं बोला होता तो शी वुड हैव ended up in the hospital with a very bad state, in a very bad state. So that is how homeopaths, Ayurvedic should practice, everyone should practice, but we should know our limits. I know my limit at a point when my chest is better, but then I see कि my child, I get a lot of pediatric patients also, and they are okay, wheezing gaya, chest pain gaya, breathlessness gaya, but then they complain of this intermittent cough. Once they cough, twice they cough, thrice they cough, and then I tell them get an X-ray. If it's an adenoid, go to an ENT. Don't show me. What is the drawback over here is, which I shouldn't say also, because either the patient show an ENT or they will not show and they will just go away. चलो ठीक हो गए, सर ने इनहेलर चालू कर दिया, हम ENT को क्या दिखा के कर लेंगे, जबकि वो जरूरी है, वो एडिनॉइड्स निकालना जरूरी होता है कभी कभी। तो that's how, if we all practice that way तो अच्छा रहेगा। I got one more kid who was 11 years old and he had some skin lesions, उसके लिए वो होम्योपैथी ही कर रहा है, and बोलते जब से होम्योपैथी शुरू की तब से अच्छा है, बिकॉज एवरी टाइम वो एलेग्रा लेते थे ठीक हो जाता था, बट बाद में वापस उठता था ये सब। तो मतलब आपका जो चालू है कंटिन्यू करिए, जहां आपको लगा कि इसको वीजिंग, चेस्ट पेन या नेजल ब्लॉकेज हुआ, तो आई विल बी द राइट पर्सन टू कम टू यू। सो वो आए और वैसे ही चले गए, खाली एक एंटी एलर्जिक लिख के देना पड़ता है बस कि कभी ज्यादा हुआ तो लेना है। तो वैसा है। तो सो यू आर सेइंग कि देखो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर होम्योपैथी या आयुर्वेद है तो वो प्रैक्टिस कर रहा है एलोपैथी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अप्रोच सही होना चाहिए। अप्रोच होना चाहिए, लिमिट्स नहीं क्रॉस करना चाहिए अपना। जैसे मैं लिमिट्स अपनी नहीं क्रॉस करता हूँ, हम भी पेशेंस रखे निमाने बन के अपने इतनी डिग्रीज करके भी लिमिट क्रॉस नहीं करते कि नहीं ये चीज़ किसी और ब्रांच की है। अब मेरे पास पीछे एक सीरो पॉजिटिव पेशेंट था, वो एडमिट तो मालूम नहीं था हमको सीरो पॉजिटिव है, उसने कहीं टैटू करवाया था तो उसको सीरो पॉजिटिव है, वो हिस्ट्री निकाला हमने।
तो उसमें हमको जब पता चला सीरो पॉजिटिव है तो हमने ब्रोंकोस्कोपी किया, टीबी नहीं निकला, पीसीपी के लिए ट्रीटमेंट दिया, न्यूमोकोकल के लिए, कारण के लिए। तो बाद में मैंने देखा कि HIV पॉजिटिव है, सीरो पॉजिटिव है। अब मैंने अपना ट्रीटमेंट दे दिया है। अब नाउ यू गेट रेफर टू अ जनरल मेडिसिन डॉक्टर हु विल गाइड यू प्रॉपर्ली, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से टेस्ट करने हैं, एंड अब उसके हिसाब से वो फॉलोअप ले रहे हैं उनके साथ। मेरा जॉब डन है, बाद में पेशेंट अपने आप इज्जत से फॉलोअप पे आता है कि सर ये हुआ है, ऐसा लिखा है, तो ऐसा। राइट, अमेजिंग यार। ऑन अ लाइटर नोट, अभी हाउ वाज योर MBBS जर्नी? MBBS, so if I describe MBBS, when I joined my first year, it was I didn't knew कि इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, because family में कोई डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब हैं, बट वो पढ़ते थे तो उनका कभी देखा नहीं उनको पढ़ते, वो मालूम है कि पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइम बुक्स आई तो मैंने जस्ट एक ऐसे ही बोला कि क्या ये आपने थर्ड ईयर तक की बुक्स क्यों लेके आई? मेरे को पता ही नहीं था कि ये फर्स्ट ईयर की बुक्स है। अब वो बुक्स जब पढ़ना शुरू किया, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, तो आदत सी लग गई, वो आदत बन गई। जब फर्स्ट ईयर में वो लाइब्रेरी पकड़ के बैठना पढ़ना, तो वो आदत बन गई कि पढ़ते रहो विद वन रीज़न की नॉलेज भी गेन करना है, और सेकेंड रीज़न की बोलते ना फेल नहीं होना है, क्योंकि उस टाइम दिमाग में यही होता है फेल नहीं होना है, बस पास होना, निकल जाए फाइनल ईयर हो जाए। एंड वो एक स्लॉट में अगर निकल जाए फाइनल ईयर तक तो अच्छा होता है। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। प्रैक्टिकल्स, थियोरी, क्लासेस एंड लाइब्रेरी, वो सब चीज़ें अच्छी याद आती हैं। नाइट राइड्स, वो बाइक पे लाइब्रेरी से निकलना, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ 5 ईयर्स में। काफ़ी डॉक्टर्स मिले, काफ़ी टीचर्स मिले, काफ़ी टीचर्स ने अच्छा सिखाया, काफ़ी टीचर्स से मैंने सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो मैंने बहुत अप्लाई की अपने फील्ड में, वो मैं अभी तक भी कर रहा हूँ। मैं बाकी कंसल्टेंट्स लोग से भी सीख रहा हूँ, बाकी चेस्ट फिजिशियन से भी क्या नहीं करना चाहिए, और उससे मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। एवरी डे इज अ लर्निंग, बट एवरी डे इज ऑल्सो करेक्टिंग। ये हम लोग नहीं बोलते, लर्निंग तो हम कर लेंगे, करेक्शन भी चाहिए खुद में। अमेजिंग। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, मैं पेशेंट से बात करता हूँ, उनको लगता है कि उनको डर लगता नहीं, ये हम लोग को अस्थमा बोल दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं पॉज लेके सामने लगी नेचर समझ के उसको समझाना पड़ता है। तो वो करेक्शंस फिर मैं अकॉर्डिंगली करता हूँ। एंड जो MBBS लाइफ में आप जैसे बोल रहे थे कि टीचर से मैंने सीखा क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? अब जैसे कि कुछ पेशेंट्स एडमिटेड हैं अपने पास, और उनका कुछ मैं यूजुअली बिलीव करता हूँ एक लाइन में, एक कोट में, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। हमारी PSM की HOD थी, उनका नाम आपको? मुझे याद है, हाँ, सीमा मैडम। हाँ। तो सीमा मैडम ये पॉइंट एक बार लाइफ में दी थी लेक्चर के दौरान, और मैं कैसे था, मैं लेक्चर्स में सोता रहता था कभी कभी, क्योंकि मैं पढ़ाई थोड़ा बाद में करता था, तो थोड़ा ड्राउजी हो रहा था। मैडम ने बोला, जसप्रीत, सो व्हाट आई वाज सेइंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, दैट हिट मी हार्ड, दैट इफ अ पेशेंट कम्स टू यू इन द क्लिनिक और इन द हॉस्पिटल, आप ये मत देखो कि उसको निमोनिया है, यू हैव टू लुक इनटू द एंटायर अदर पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग, एंड अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कर पाओगे। कुछ मार्कर्स होते हैं, क्लिनिकल मार्कर्स, लैब मार्कर्स तक वेट नहीं करना है। और यही चीज़ मैंने ओवर द टाइम पेशेंट से सीखी। सर वो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएगी तब तक मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो वहाँ से थोड़ा पीछे हट के क्लिनिकली खुद को बेटर करना। सो व्हाट आई डिड इन MBBS, लर्न द गुड थिंग्स इन माई मेडिसिन वार्ड्स, इन माई रेस्पिरेटरी वार्ड्स, इन डर्मेट ऑल्सो, कि कहाँ हर एक फील्ड कनेक्ट होती है। ऑर्थो में पेशेंट है, सर ब्लीडिंग हो रहा है माउथ से, ब्लीडिंग हो रहा है स्टूल्स में से, अभी आज कफ में भी आ रहा है, तो ऑर्थो को तो आइडिया नहीं होगा कि वो डेंगू की तरफ जा रहा है शायद, तो हमको शायद कहीं ना कहीं वो पकड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ समझना और उसको कनेक्ट करना कि हर एक फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशंस मिलते हैं, ट्रीटमेंट मिलता है। क्या नहीं करना चाहिए, वही कि जो इसका ऑपोजिट है, पेशेंट को डिले करना डायग्नोसिस में, या फिर डायग्नोसिस मिल नहीं रहा तो पेशेंट को, एक तो है कि कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं डायग्नोसिस के लिए। उसको अभी के प्रैक्टिस में तो मेरे पास एक पेशेंट था, 15 डेज मुझे कैंसर प्रूव करने में लगे थे, 14-15 डेज, बिकॉज तब तक से फ्लूइड और TB और वो सब चल रहा था। फाइनली जब प्रूव हुआ तो दे ऑल्सो गॉट अ क्लोजर, आई ऑल्सो गॉट अ क्लोजर, एंड द ओनली थिंग इज वी हैव टू गिव अ गुड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। ये कम्युनिकेशन फैक्टर मैंने कुछ डॉक्टर्स में, रेसिडेंट डॉक्टर्स में और कंसल्टेंट्स में देखा था उधर मेरे कॉलेज में, MGM कॉलेज में। उसके अलावा जब रेसिडेंसी हुआ था तभी भी बहुत कुछ मैंने सीखा, रेसिडेंसी में, फिर फेलोशिप्स में। वैसा नेचर भी मैंने, कुछ HODs का नेचर मैंने पकड़ा कि कैसे जूनियर से बात करना है, कैसे एक माहौल अच्छा रखना है,
क्योंकि माहौल अच्छा होगा, ओटी शांत रहेगा, ओटी क्लियर रहेगा, तो सब स्मूथली होता है। राइट, कितना भी ब्लीडिंग होने दो, कितना भी कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस होने दो, कितना भी कफिंग होने दो, तो उसमें आराम से मैनेज होता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते ही वो ब्लीडिंग कर लेते हैं, वो टेस्ट, तो डरना ज़रूरी नहीं है, काम करना ज़रूरी है उसमें। अमेजिंग यार, क्योंकि आजकल सबको बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, यूट्यूबर बन सकते हो आप, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर बनने का चार्म है, ऑब्वियसली अभी भी है, बट आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को शायद ऐसा लगता है दिस टू डिफिकल्ट। It requires a lot of